हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 7 में, जहां पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो ये लेक्चर सिर्फ आपको नाइटमेयर देगा। भाई थर्मोडायनेमिक्स डरा के रख देगा आपको। इसके लिए आपको जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करके रखो। ठीक, चलो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पढ़िए आप। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और साथ चल रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई करने की कोशिश करिए। बोल रहा है फिगर शोज एन आइडियल गैस चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू सी बाय टू डिफरेंट पाथ्स ए बी सी एंड ए सी इफ यू ए इज 10 जूल एंड क्यू ए सी बराबर 200 जूल। फाइंड फर्स्ट द पाथ इन विच वर्क डन इज लीस्ट, और दूसरा यू सी आपको बताना है। ठीक, बोला जा रहा है कि आपके पास एक गैस है, उस गैस का स्टेट आप दो तरीके से चेंज करते हो। पहली चीज आपके दिमाग में अगर आ रहा है ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो भाई ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ए से बी गए, बी से सी गए और दूसरे में ए से सी गए। यानी आप एक गैस का स्टेट देखो, गैस पहले कौन से स्टेट में थी? ए में। अब ए में कुछ भी रह सकता है। मान लेते हैं एक कंडीशन में वहां का जो प्रेशर था वो पी ए था, वहां का वॉल्यूम बी ए था, टेम्परेचर टी ए था, हमें नहीं पता है। आपने उस गैस का टेम्परेचर चेंज कर दिया, यानी उसका पोजीशन स्टेट ही चेंज कर दिया। कुल मिला के वो हो गया, पहले उसका प्रेशर पी ए था, पी सी कर दिया, फिर बी सी कर दिया, फिर टी सी कर दिया। हमें नहीं पता इनमें कुछ आपस में बराबर होगा, नहीं पता मुझे। आपने बस चेंज किया। अब चेंज किया दो तरीके से। पहला तो ए से बी गए, बी से सी गए, पहला तरीका ए बी सी, और दूसरा ए से सी डायरेक्टली लिखे गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए द पाथ इन विच वर्क डन इज लीस्ट। अब भाई गैस का आपने स्टेट चेंज किया है, कुछ तो काम किए होगे, तो किस पाथ में आपने कम काम किया। और दूसरा यूसी, यानी इस पॉइंट का इंटरनल एनर्जी आपको बताना है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे सर? तो पहला हम करते हैं, ये बोल रहा है कि द पाथ इन विच वर्क डन इज लीस्ट आपको बताना है। तो कौन से पाथ में आपका वर्क डन लीस्ट होगा? आप ध्यान से देखो, पीवी ग्राफ है ये, और पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है, पीवी ग्राफ का एरिया, ऐसा लिखो, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ आपको क्या देता था? जल्दी बताओ। आपको देता था वर्क डन। अब आपको वर्क डन निकालना थोड़ी ना, आप सीधे एरिया देख लो। अगर आप ए से सी लेके जाते तो एरिया कितना आता? इतना आता। यानी आपको यहां का एरिया दिखना था, इतना काम करना पड़ता। मतलब इसका जो एरिया आता उतने के बराबर काम करना पड़ता। अगर ए से बी, बी से सी जाते तब आपको ये वाला भी जोड़ना पड़ता। अब मुझे आप खुद बताओ किसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है? तो डब्ल्यू ए बी सी का जो वर्क डन है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू डब्ल्यू ए सी। तो ए सी का वर्क डन क्या है? लीस्ट है। ये आपका पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा हम कैसे बताएं? तो दूसरे के लिए आप दिमाग लगाओ। आपको डेटा दिया गया है क्यू ए सी बराबर 200 जूल, और आपको यू ए दिया गया है जो कि 10 जूल है, और आपको डब्ल्यू ए सी निकाल के रख देना है। सर ये आप कैसे सोच ले रहे हो? भाई प्रैक्टिस। सर हम कैसे करेंगे? अरे सीखे भाई, सीख। आप कैसे सोचोगे? सीखो पहले। आप देखो, आपको क्यू ए सी दिया गया था, यू ए दिया गया था, आपसे यू सी पूछा गया है। अच्छा, यहां पे आप क्या सोच सकते थे? अब भाई ये कुछ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ लग सकता है, क्योंकि क्यू और यू है, तो हमने सोचा कि भाई डेल्टा क्यू ए सी बराबर, आप सीधे लगा दो, डेल्टा यू ए सी प्लस डब्ल्यू ए सी। अब डेल्टा क्यू ए सी आपको सवाल में दिया है, वो कितना है? 200 जूल। अब ये डेल्टा यू ए सी मतलब क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? यू सी माइनस यू ए कर दो। क्या हो जाएगा? यू सी माइनस यू ए प्लस में डब्ल्यू ए सी। अब ए सी का वर्क डन कैसे निकालोगे? तो भाई इसी का तो एरिया निकाल लो। अब ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? बोलो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 15 है। तो हो जाएगा 5 + 15 इंटू इनके बीच का सेपरेशन, भाई 6 में से 2 गया, 4 आया। ठीक, ये आपका हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 200 = यू सी नहीं पता, यू ए 10 जूल है, प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 20 दूनी 40। सॉल्व करते हैं तो 40 - 10 तो हो जाएगा 200 = यू सी, ये हो जाएगा प्लस में 30 जूल, और आपका यूसी कितना हो जाएगा? 200 में से 30 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 170 जूल। क्लियर?
क्या आपको ये सवाल समझ आया कैसे करना है? डन। ठीक, चलिए फिर आप इस सवाल को नोट करिए, फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, वो पढ़िए आप इस सवाल को। एक काफ़ी बढ़िया सवाल है ये। बोल रहा है कंसिडर अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA, ये आपका प्रोसेस है। एज शोन, ये दिखाया भी गया है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज दिस, आपके पास 2 मोल की गैस है, वो इस प्रोसेस से गई है। ए टोटल ऑफ 1200 जूल हीट इज रिजेक्टेड। ध्यान से देखिए, उस लाइन को पढ़िए। पहला डेटा आपको मिला कि भाई जो गैस थी इस प्रोसेस में 1200 जूल की हीट को रिजेक्ट कर रही है, यानी बाहर फेंक रही है, यानी रिलीज कर रही है। इसका मतलब आपका डेल्टा क्यू क्या होगा? माइनस होगा इन द कंप्लीट साइकिल। मतलब आपको डेल्टा क्यू साइकिल दिया गया है कि भैया पूरे साइकिल में डेल्टा क्यू ऑफ साइकिल में ये बोला गया कि आपकी जो गैस है वो -1200 जूल की हीट को क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है, मतलब निकाल दे रही है। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे ये बोला जा रहा है फाइंड द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग प्रोसेस BC, कि भाई इस BC प्रोसेस में आपकी गैस ने कितना वर्क डन किया हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बोलो? इस BC में आप कैसे समझोगे? तो अब ग्राफिकल है तो ग्राफ में थोड़ा रीड करते हैं। पहली गलती कभी मत करिएगा आप लोग ये सोच के कि ये आपका PV ग्राफ देख रखा है। ध्यान से देखो बच्चा, ये TV ग्राफ देख रखा हुआ है, ठीक? तो अपना जो PV वाला दिमाग है वो निकाल के रख देना। अब सोचो कि ये वेरियस प्रोसेस के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। अब मुझे ये बताओ A से B वाली कौन सी प्रोसेस है? A से B वाली कौन सी प्रोसेस है? अब ऐसी बात है भाई, नो डाउट ये जो ग्राफ है ये आपका ये वाली लाइन वहां से पास कर रही होगी, है ना? ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेना थोड़ा सा। AB आपका कौन सा प्रोसेस है? तो AB में ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है? अब B से C क्या है? अब देखो B से C वाली जो प्रोसेस है, फिर से काफी बच्चे बोलेंगे सर आइसोथर्मल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ के रखा है कि कर्व कहीं पे आएगा तो वो आइसोथर्मल होगा। सर आइसोथर्मल नहीं तो एडियाबेटिक, ये दो ही उनके दिमाग में आएगा। दोनों ही गलत होता है। सर क्यों? अरे आइसोथर्मल है बच्चा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है। तो पहली चीज अपने दिमाग से निकाल देना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर कर्व आता है तो उसके ऊपर कमेंट कभी मत करना। कर्व हमको पता ही नहीं होता कौन सा हो सकता है, ठीक? पहली चीज जो आप सीखी इस सवाल से, तो इसको क्या करें? मिटा देंगे ऐसे। अब हम बात करते हैं CA प्रोसेस की। तो CA वाला अगर प्रोसेस आप ध्यान से देखो कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस याद आ रहा है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, नो डाउट। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट तो याद आ रहा होगा, डेल्टा क्यू साइकिल का। भाई साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको एक चीज सिखाए थे, डेल्टा क्यू साइकिल इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू साइकिल प्लस डब्ल्यू साइकिल। याद आया? सिखाए थे। अब भाई साइक्लिक प्रोसेस में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? 0। तो आपका डेल्टा क्यू साइकिल बराबर हो जाता है डब्ल्यू ऑफ साइकिल के। अब साइकिल में कितना वर्क डन करना पड़ा? भाई गैस को A से B तक लेके गए, वहां पे काम करना पड़ा होगा, B से C में काम करना पड़ा होगा, और C से A में। हम सीधे जोड़ लेते हैं, वर्क डन AB प्लस BC प्लस CA, दैट्स इट। अब हमको ये दिया है, ये निकालना है। कौन सा? BC का वर्क डन निकालना है, निकाल लेंगे। देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई। तो डेल्टा क्यू ऑफ साइकिल कितना देके रखा? -1200 जूल। अब ध्यान से सुनो, CA जो है ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां पे वर्क डन 0 होगा। कितनों का? ये बात चमकी। अरे चमका कि नहीं चमका? कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन 0, दैट्स इट, खत्म। बहुत बार बता चुके हैं। अब WAB निकालना है आपको और WBC मिल जाएगा। अब WAB आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन आपको समझ आता है? बोलो। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन कई बार बता चुके हैं, P इंटू डेल्टा V। तो यहां पे आपका हो जाएगा, देखो -1200 जूल इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। सर हमें A से B में वॉल्यूम में चेंज तो पता ही नहीं है, सर कैसे करेंगे? सुनो, आपको यह तो बताए थे कि इसी को आप NR डेल्टा T भी लिख सकते हो। बताओ। अरे यार
ये बताओ आप लिखते क्या, पी डेल्टा वी और प्लस डब्ल्यू बी सी, यही तो करते। अब चेंज इन वॉल्यूम पी डेल्टा वी, आप याद करो आइडियल गैस है कि नहीं है, लिखा है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या पी डेल्टा वी की जगह पे एन आर डेल्टा टी नहीं रख सकते, रखो यार, रख सकते हो तो -1200 इज इक्वल टू यहाँ पे एन आर डेल्टा टी की जगह पे भाई टी बी माइनस टी ए, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल होता है, प्लस डब्ल्यू बी सी। अब आप सॉल्व कर सकते हो तो डब्ल्यू बी सी बराबर एन की वैल्यू 2 के रखा है, रुको 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 रुको, इसको इधर लेके आओगे तो -1200, फिर माइनस में एन आर। अब देखो टेम्परेचर एट बी दे के रखा है 500 केल्विन और टेम्परेचर एट ए दे के रखा है 300 केल्विन, दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 का। तो यहाँ पे 200 रखिएगा, आप सॉल्व करिएगा डब्ल्यू बी सी और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? अब एक स्टेप और ही कर देता हूँ, आगे नहीं करूँगा। यहाँ पे आएगा -1200 माइनस एन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 मोल है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 200। अब आप सॉल्व करिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, समझ आया? बताइए क्या रिपीट करना है, रिपीट कर दूं एक बार? तो आप एक बार सवाल पढ़ोगे तो आपको रिपीट करने की या करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि आपको एक साइकिल प्रोसेस दिया गया है ए बी सी ए, आप 2 मोल की गैस इस प्रोसेस से लेके जा रहे हो और आपने ये पाया कि इस पूरे साइकिल में जो आपकी गैस है, देखो कहीं पे कुछ गैस एब्जॉर्ब, कहीं पे आपकी गैस कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगी, कहीं पे कुछ हीट को रिजेक्ट करेगी। तो ओवरऑल उसने साइकिल में 1200 जूल की हीट को रिजेक्ट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया। तो आपसे पूछा बताओ प्रोसेस बीसी में कितना काम करना पड़ा होगा। अब काफी बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है, फिर से बोल रहा हूँ, काफी बच्चों को यहाँ पे लगता है कि बीसी आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं कि पीवी कर्व ही आपका ऐसा होता है, बाकी सब स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो ये आइसोथर्मल नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बार बार सिखा और समझा चुका हूं कि अगर कहीं पे भी कर्व आ रहा है, रुको, थोड़ा ठहर जाओ, देखो कि क्या वो पीवी कर्व है कि नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये आइसोथर्मल है। कभी भी कर्व आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आपको दे के रखेगा कि आइसोबारिक है, एडियाबेटिक है, कौन सा कर्व है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने बोला कि आप क्या करें, हमारा पहला स्टेप था कि आप डिफरेंट प्रोसेस को एनालाइज करो। तो हमने देखा कि ए बी वाला आइसोबारिक है, सी ए वाला आपका आइसोकोरिक है, बी सी कोई कर्व था इसलिए हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेल्टा क्यू साइकिल इज इक्वल टू डेल्टा यू साइकिल प्लस डब्ल्यू साइकिल। तो हमने बोला कि भाई ये तो वर्कडन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू साइकिल बराबर डब्ल्यू साइकिल। अब साइकिल में वर्कडन आपने कितना किया, तो ए से बी ले गए उसका वर्कडन, प्लस बी से सी ले गए उसका वर्कडन, प्लस सी से लेके आए उसका वर्कडन। हमने डब्ल्यू सी ये 0 क्यों किया, क्योंकि आपका ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन कितना होता है, 0 होता है। तो हमने सॉल्व किया, आंसर पाया। अब काफी बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा कि सर ये से ये कैसे कर लिया। तो कई बार बता चुका हूं कि पी डेल्टा वी यानी आप उसको लिख सकते हो एनआर डेल्टा टी भी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने वही सेम चीज किया हुआ है और सॉल्व किया। यहाँ पे आपको खुद सॉल्व करके आंसर लिखना है, ठीक है? तो आप इस सवाल से कुछ चीजों को सीखिए और आपको टेंशन नहीं लेना, हमको सिखा रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए आपके पास अगला सवाल है, इस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, है ना? काफी बढ़िया सवाल है, पिछले सवाल के ही जैसा है पर पिछले सवाल के जैसा नहीं है। सर ये क्या बात हुई? सवाल करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, खुद समझ आएगा, या तो अभी जब मैं करूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा था। बोल रहा फिगर शोज वीटी डायग्राम, इस बार वीटी डायग्राम है ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। सर वही सवाल तो नहीं है, आपने उल्टा करके दे दिया भाई, वो सवाल नहीं है, पहले समझ लो। फाइंड द नेट हीट सप्लाई टू द सिस्टम इन वन साइकिल। एक साइकिल में आप सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो। अच्छा समझ आ गया, ठीक है, करते हैं। पहले तो अगर साइकिल की बात हो रही है तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कि डेल्टा क्यू साइकिल बराबर ही होगा आपका डब्ल्यू साइकिल के। अब यहाँ पे नेट हीट की बात करो तो नेट हीट यही तो होता है, नेट हीट ऑफ नेट हीट इन वन साइकिल बराबर होता है वर्कडन इन साइकिल। अब वर्कडन आप कैसे लिखोगे, तो ए से बी गए हो, फिर बी से सी गए हो, फिर सी से ए गए हो। अब आपको वर्कडन डिफरेंट प्रोसेस का बताया जा चुका है, अब आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर लो। फॉर्मूला सबको पता है, अब वही मैं थोड़ा हिंट दूंगा, आप करिएगा। अब मुझे बताओ ए से बी कौन सा प्रोसेस है।
ए से बी कौन सा प्रोसेस है, बोलिए, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, बहुत मारे जाओगे। ए से बी आपका आइसोकोरिक है, वॉल्यूम वाला एक्सिस पे देखो कांस्टेंट है, तो ए बी जो प्रोसेस है ये आपकी आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है तो सर क्या होगा, अरे बेटा अगर आइसोकोरिक हुआ तो वर्गडन 0 हो जाता है, वर्गडन बराबर 0, ठीक है। बी से सी कौन सा प्रोसेस है, तो बी से सी आपका आइसोथर्मल है, क्या होता है, आइसोथर्मल, ठीक है। अच्छा आइसोथर्मल है, हाँ आइसोथर्मल का वर्गडन आपको बताया जा चुका है ना। अगर आपको आइसोथर्मल का वर्गडन पता है तो आप लिख लो WBC, आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, N सीधे ये वाला यूज करते हैं, 2.303 nRT log 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 V2 माइनस V1, तो V2 मतलब 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, ये आप यूज कर सकते हो। और अगर हम CA की बात करें, CA मतलब चार्ट एंड अकाउंट की, तो ये कौन सा प्रोसेस है, WCA, जल्दी बताइए WCA कौन सा प्रोसेस है, अभी पढ़े थे, बोलो भाई, WCA बताओ, आइसोबारिक है, क्या ये बात हजम हुई आपको। अरे भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और ये कब होता है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपको इसका प्रकरण बताए थे कि नहीं बताए थे, WCA क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, या आपको क्या बताया था, NR डेल्टा T। अच्छा दिमाग लगाना थोड़ा बहुत, क्या आपको ये वाला प्रोसेस का प्रकरण निगेटिव दिख रहा है, दिख रहा है तो कर देना। तो डेल्टा Q ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये निगेटिव होगा सर, क्यों, C से A जा रहे हैं बेटा, कंप्रेशन कर रहे हो, दिमाग लगा लियो। तो डेल्टा Q ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाना, 2.303 nRT log, सर log 5 और log 2 की वैल्यू वो आपको पता हो जाएगी, या तो देख लेना कहीं से, है ना, मेरे पास नहीं है। माइनस, सर माइनस क्यों किया, क्योंकि WCA वर्क डन, देखो इसका तो 0 हो गया, अरे कोई तो 0 हुआ यार, कौन सा 0 हुआ, AC 0 हो गया, रुको 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 रुको, ये 0 नहीं हुआ, ये खत्म, ये वाला 0 हुआ, ये खत्म कर दिया। अब ये तो माइनस है, ये प्लस था, ये रहा, ये माइनस है, ये रहा, यहाँ पे कितना आएगा, NR डेल्टा T। अब ध्यान से देखो NR कॉमन आ रहा है, उसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे हम ना log 5 log 2 इन सब की वैल्यू लिखना, कुछ तो होता है ना 0.69, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, देख लेना, आपके पास लॉग टेबल होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, है ना, लॉग टेबल देखना वगैरह, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। NR डेल्टा T, वहाँ पर टेम्परेचर देख लेना ना, TC और TA, मतलब A माइनस T कर देना, 200 आ जाएगा, खत्म, टेम्परेचर डिफरेंस ही करना है ना, 200 कर देना, हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, हो जाएगा। चलिए आप इसे सॉल्व करके आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा, कर देंगे, डन, चलो करिए इसको। आपके सामने अगला सवाल है, इस सवाल को भी आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करना है हर बार, और ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ और आप बार बार वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, और ऐसे भाई पढ़ाई नहीं होती, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। क्या है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, पहला चीज़ भाई आइडियल गैस और मोनोएटॉमिक है, कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ले लेंगे, F बराबर 3 होता है, अगर जरूरत पड़ी तो। मोनोएटॉमिक गैस टेकन थ्रू साइकिल ABCA शोन, मतलब उसे आप एक साइकिल ABCA से लेके जा रहे हैं, प्रोसेस AB, ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे देखो आपको प्रोसेस AB कर्व है, और आपको नहीं सोचना कि ये आइसोथर्मल हो जाएगा, इसमें लिख के दिया है प्रोसेस AB इज गिवन एज प्रोसेस इक्वेशन PT बराबर कांस्टेंट है, यानी आपको जो AB वाली जो प्रोसेस है इसका इक्वेशन दे के रखा है PT बराबर समथिंग जो कि कांस्टेंट है, यानी PT बराबर आपका क्या है वो कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज हमको दे के रखा है। बोल रहा है इफ टेम्परेचर एट A इज 300 केल्विन, यानी यहाँ का जो एक मिनट, इफ टेम्परेचर एट A, यानी A ये वाला प्रोसेस है, यहाँ का टेम्परेचर ये बोल रहा है कि अपने पास 300 केल्विन है, ठीक है, देन फाइंड वर्क डन बाई गैस इन प्रोसेस AB, हमें AB का निकालना और टोटल वर्क डन बाई गैस इन अ साइकिल, ठीक है। देखो पहली गलती यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर हम इसका एरिया निकाल दे, तो नहीं, एरिया निकाल ही नहीं पाओगे, हमको कोई इक्वेशन नहीं पता भाई, ये
ना तो ट्रायंगल है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो सर्कल है, ना तो कुछ है। तो आप इसका एरिया ग्राफ से नहीं निकाल पाओगे, पहली चीज। और दूसरी बात, आपको जो बताए थे ग्राफ वाली चीज, वो पीवी का ग्राफ था, ना कि इसका ग्राफ था। क्लियर है बात? तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। करना कैसे, बेसिक से जो अभी तक आप सवाल करते आ रहे हो उन्हीं के हिसाब से करना है हमको। हम कैसे करेंगे, WAB प्लस WBC प्लस WCA करके ही चलेंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंट प्रोसेस समझते हैं। AB कौन सी प्रोसेस है भाई, AB हमको नहीं पता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि AB आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो बेटा दिमाग मत लगाना, आइसोकोरिक नहीं है। AB आइसोकोरिक नहीं है, ठीक नहीं। काफी बच्चे बोलते हैं ना सर AB तो आइसोकोरिक हो सकता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। AB आइसोकोरिक नहीं है। अब आप मुझे बताओ आपका BC कौन सा प्रोसेस है, तो BC आपका आइसोबारिक है। चलिए हम अलग अलग प्रोसेस पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हमें AB नहीं पता तो AB कोई भी प्रोसेस होगा, पर हमें BC के बारे में पता है। BC अपना आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। CA आपका कौन सा है, तो CA अपना आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या आप मुझे ये बताओ, आप इन दोनों का वर्क डन लिखना जानते हो, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आप BC और AC का वर्ग, CA का वर्क डन लिखना जानते हो? हाँ हम जानते हैं। कैसे लिखेंगे, अरे भाई CA का वर्क डन का फॉर्मूला आपको बताए थे, 2.303 nRT log P2/V2/V1 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब वहां पे आपको प्रेशर वाले टर्म में बताया था, V2/V1 की जगह पे आप P1/P2 भी कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ, पेज पलटोगे तो आपको मिलेगा। आइसोबारिक का भी आपको बताए हुए थे और कई बार बता चुके हैं। आइसोबारिक का क्या होता है, P∆V होता है, या आप NR∆T यूज कर सकते हो। यानी ये तो आप कर ले जाओगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे दूसरे वाले का आंसर, तो दूसरे वाले का आंसर आपका हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCA। आप इसी को सम करके निकाल दीजिएगा, ठीक है सर हमें AB का नहीं पता है। हाँ तो AB का हम लोग सोचते हैं कि AB का वर्क डन निकाले कैसे। तो ध्यान से देखो, AB का वर्क डन निकालने के लिए अब आपको बेसिक से सोचना पड़ेगा। सर कैसे सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे। अब मुझे बताओ वर्क डन क्या होता था, याद आ रहा है कुछ? सर वर्क डन आपने हमें बताया था P∆V, नहीं हमने आपको वर्क डन बताया था PdV। क्या याद आ रहा है? हाँ सर याद तो आया। अच्छा अगर आपको आइसोथर्मल का याद हो, जब हमने ये वाली इक्वेशन डिराइव की थी तो हमने प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाला था कि नहीं निकाला था। यानी कुल मिला के अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम के फंक्शन में मिल जाए तो हम अपना काम कर ले जाएंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर हम सोचें, क्या हमको प्रेशर की कोई इक्वेशन दे के रखी गई है, तो हमें अगर AB की बात करें, ध्यान से समझिएगा। अब आप BC का वर्क डन निकाल लेंगे, CA का निकाल लेंगे, मैं आपको AB का वर्क डन निकालना सिखा रहा हूं। ये कुछ नया है और आपको यहाँ पे सीखना है। ये पहली बार आपको ऐसा सवाल मिल रहा है, इसलिए आपका पेन थोड़ा सा रुक चुका होगा, ठीक है। तो सर हमसे करने को क्यों बोल रहे थे? अरे भाई आप करोगे, आप कुछ गलती तो करोगे जब आप सवाल करोगे। मान लो आपको सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन आप कुछ तो पेन चलाओगे, आप कुछ तो सोचोगे। यानी जब सवाल करोगे आपको पता चलेगा कि अगर अगली बार ये सवाल आएगा तो मुझे ये सवाल इस तरीके से नहीं करना है। समझ आई बात? अब देखो, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इन सब बातों में कि भाई PT बराबर कांस्टेंट आपको दे के रखा गया है। तो अगर कांस्टेंट है समथिंग आप मान लो के, तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, K/T। क्या हो जाएगा, K/T। आपको प्रेशर मिला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है बात? प्रेशर आपको किसके टर्म्स में मिल गया, टेम्परेचर के टर्म्स में। अब आपको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, दो तरीके, या तो प्रेशर को आप चेंज कर लो या तो टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। चलो मैं एक अप्रोच सोचता हूँ, एक तो मुझे पता है, दूसरी अप्रोच मैं आपके सामने ट्राई कर लेता हूँ। आपने पढ़ा है कि ये आइडियल गैस है, हाँ आइडियल है, तो PV बराबर NRT आपका वैलिड होगा। जी सर वैलिड होगा। तो क्या यहाँ से मैं T की जगह पे कुछ लिख सकता हूँ? तो T बराबर क्या हो जाएगा, PV/NR। देखो भाई सुनो, आपके दिमाग मत करना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है और ये प्रोसेस की इक्वेशन है कि A से B जो प्रोसेस हुई वो PT बराबर कांस्टेंट है। सर ये कौन सी प्रोसेस है भाई, मुझे नहीं पता। कोई तो प्रोसेस है जो हमको नहीं पता, लेकिन है, ठीक है। अब T की जगह पे यहाँ पे तो रख सकते हैं, तो P बराबर आपका हो जाएगा K, T की जगह पे PV, और ये ऊपर चला जाएगा तो NR। क्लियर है बात? अब ध्यान से आप समझो, आपको P² मिल रहा है, P² बराबर K
NR/V। क्या आपको प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिल गया? हाँ सर मिल गया, पर किस कॉस्ट पे मिला? बड़ा गंदा सा दिख रहा है। क्या ही कर सकते हैं, आपको गंदा सा दिख रहा है तो अंडर रूट निकाल दो। यहाँ से आप प्रेशर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसे पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये है ना, क्लियर बात। चलो अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब आप क्या करोगे, पुट कर दो प्रेशर की वैल्यू, तो KNR/V की पावर 1/2 dV। क्या आप यहां से आप कर सकते हैं? बताइए, क्या आप अब यहां से आगे बढ़ सकते हैं? सर कैसे बढ़ेंगे भाई, KNR की पावर 1/2 तो कांस्टेंट है, वो आप बाहर कर लो। ये तो आप कर ही सकते हो कि KNR आपको जो है वो चीज कांस्टेंट है, आप उसे बाहर कर लो। अच्छा, अगर ये प्रोसेस नहीं समझ आ रहा, देखो ये वाला शायद मेरे हिसाब से आगे ना बढ़ पाए। आई थिंक यहाँ पे हम अटक सकते हैं। ठीक है, हम अपना दूसरा मतलब, भाई देखो हमने आपके सामने ट्राई किया था तो गलत हो गया शायद कुछ तो, या मैं यहाँ पे आगे जाऊँ तो शायद मुझे मिल जाए, पर मैं आपके सामने रिस्क नहीं ले सकता, मैं अकेले में रिस्क लूंगा। मैं जिस मेथड से सॉल्व किया था मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे कि प्रेशर की जगह पे ध्यान सुनो, अब हमने क्या पढ़ा, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। पी की जगह पे हम K/T इंटू डी लिख सकते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल dt लाना पड़ेगा। सर कैसे लाएंगे, अब सोचो, पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पे आ रहा है, और आप जब क्लास 12th पढ़ोगे तो आपको ऐसे ढेर सारे सवाल मिलेंगे, पर यहाँ पे आप सीखो क्योंकि पहले आ चुका है आपको। अभी मैंने बताया PV बराबर क्या होता है, NRT होता है। ठीक होता है, हाँ होता है। अब आप एक काम करो, आप एक काम क्या कर सकते हो, आप इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। क्या आपको आता है डिफरेंशिएट करना? बोलिए भाई, क्या आपको डिफरेंशिएट करना आता है? PV बराबर NRT को आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? आपको मिल जाएगा आराम से। बताइए, क्या आपको डिफरेंशिएट करना आता है? देखो P की जगह पे हम ये पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, आपको मिल रहा है K/T V बराबर NRT। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो K इंटू वी, K कॉन्स्टेंट है, इंटू V बराबर हो जाएगा NRT²। ठीक है, अब सीखो, हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन मिल गया है। टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन मिलते ही हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो V की जगह पे क्या आ जाएगा, dV। ये आप दिमाग मत लगाओ, आप ध्यान से सुनो, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है। V बराबर क्या हो जाएगा, NRT²/V। अरे K। ठीक है, ये मिल गया। ये मिला कि नहीं मिला, देखो ध्यान से, फिर सुनो, इधर आओ, इधर भागना मत। PV बराबर NRT होता है जी सर। P की जगह पे K/T हम रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमको दिया गया है। तो K/T इंटू V बराबर NRT, सॉल्व किया तो KV बराबर NRT²। तो V बराबर क्या मिल गया, ये मिल गया। अब क्या करो, आप इसे इक्वेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आप इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dV/dt इज इक्वल टू NR/K कांस्टेंट है, ddt ऑफ T²। क्या आपको ये करना आता है? अरे सर ये तो करना आता है। तो जैसे आपको मिलेगा तो dV/dt बराबर मिल जाएगा NR/K, T² का हो जाएगा 2T। क्लियर? अभी डन हुआ, समझ आ गया? चलो अब आप यहां से dV बराबर क्या होगा, धन से निकालो। तो dV बराबर आपको मिल रहा है NR/K 2T dt। अब क्या करें, अब इस dV की जो वैल्यू आपने निकाली वो यहां पे लाके पुट कर दो। पुट करें, चलो यहां से ये वैल्यू निकाल के यहां पुट करो, आपको W बराबर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ K/T, dV की जगह पे NRT 2T dt पुट कर दिए। अब देखो T से, अरे अच्छा NR/K था, गलती हो गया, T से T मरा, K से K मरा, सॉल्व किया तो W बराबर क्या आया, 2 टाइम्स ऑफ NR, अंदर में बचा रहा है dt। अब लिमिट पुट कर दो बेटा, सॉरी लिमिट पुट कर दो, जल्दी लिमिट पुट करो। W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट 2NR dt। टेम्परेचर वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो भाई देखो टेम्परेचर A पे कितना था, B पे कितना था। अब टेम्परेचर वेरी कराइए, ये तो करेंगे। अब पहले बताओ लोअर लिमिट कितनी थी, अपर लिमिट कितनी थी। तो लोअर लिमिट आपकी 2T0 है, ध्यान समझो, गलती मत करना भाई, आप खुद दिमाग लगाओ। प्रोसेस शुरू कहाँ से हो रही, A से,
तो शुरुआत में टेम्परेचर कितना था 2T0, बाद में कितना हो रहा है T0, अब कैसे करना है। ठीक, आपको समझ आया। देखो इस सवाल से मेरा आपको समझाने का तात्पर्य यही था कि आप इस वाली प्रोसेस को समझो। कभी भी आपको देखो प्रेशर की कोई सी भी इक्वेशन दे सकता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको बेसिक नहीं भूलना है कि भाई W बराबर आपको पढ़ाया गया था PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब यहाँ पे प्रेशर कभी वॉल्यूम का फंक्शन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे। इंटरचेंज करने के लिए अपने पास इक्वेशन कौन सी, यही वाली है। ठीक, सर हम इतना सोचेंगे कैसे, बेटा सोच नहीं पाओगे, हम सोचवा रहे हैं आपको, समझ आ रही बात। एग्जाम में थोड़ी ना सोच पाओगे यार, इसीलिए पहले आपको सिखा रहे हैं कि अगर कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आए तो आप समझो, समझ आई बात। जैसे आप कभी एक रास्ते कहीं जाते हो तो रास्ते में पूछ के जाते हो ना, फिर दोबारा, तो वही सेम चीज है, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, पूछ के जा रहे हो, दोबारा आप खुद रास्ता बताते हुए जाओगे, दैट्स इट, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। डन, चलो अब यहाँ पे क्या करना, हमको इंटीग्रेट करना, तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो इंटीग्रेट कर लो। 2nr तो कांस्टेंट है, dt का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, तो W बराबर आपको मिलेगा 2nr, अंदर मिलेगा T0 माइनस 2T0, ये तो मिलेगा dt का t, तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस में 2nr T0। अब T0 की वैल्यू आपको पता है, ए का टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे के रखा है, तो ये आपको दे जाएगा 150। अरे यार तो सॉल्व भी कर लो ना, तो हो जाएगा माइनस में 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए थे, R 8.314, टेम्परेचर आपको T, देखो ये 2T0 की वैल्यू है। बच्चे क्या करेंगे 300 पुट कर देंगे, आप मत करिएगा, ए का टेम्परेचर 2T0 दिया है, तो यहाँ पे आपको T0/2 करना पड़ेगा 150। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, आपका ये जूल में निकल के आएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड में रखी हुई हैं, तो आपका वर्क डन जूल में आएगा। बाकी आप BC का और CA का वर्क डन तो निकाल ही लोगे, बताए थे फॉर्मूले के रूप में। क्लियर है, कर ले जाएंगे। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, अगर इस सवाल में कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए इस सवाल को। आपके सामने अगला सवाल है, थोड़ा सवाल लेंदी है, अब वीडियो को पॉज करके पहले सवाल नोट कर लीजिएगा। आसान है, मेन 2019 का सवाल है, पढ़ लेता हूँ मैं, अगर आपको नहीं सही से दिख रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूँ। बोल रहा है ए गैस कैन बी टेकन फ्रॉम A to B वाया 2 डिफरेंट प्रोसेसेस ACB एंड ADB। देखो अब बहुत बार आपको ACB ADB बताया जा चुका है, अब आप थोड़ा सा हिंट करिएगा, मैं तो करूंगा ही। व्हेन पाथ ACB इज यूज्ड 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम and 30 joule of work done by the system। ठीक है, if path ADB is used, work done by the system is 10 joule, the heat flow into the system in path ADB। आपसे ये पूछा है, बोल रहा है 40 80 20 100। चलिए सॉल्व करिए, आसान सवाल है, आप ही के एग्जाम का सवाल है, ट्राई करिए। हो गया, ध्यान से समझिए। अब हम मान के चलते हैं कि अपने पास आपने पढ़ के रखा होगा, बोला जा रहा है कि जब आप पाथ ACB यूज करते हो तो हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, यानी आप दे कितना रहे हो हीट, डेल्टा Q। ACB जो आपका है हीट फ्लो इनटू द सिस्टम है, यानी आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो ये हो जाएगा प्लस में 60 जूल, बस प्लस माइनस आपको करके सीखना है। एंड 30 जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम ने काम किया है तो हम लोग उसके वर्क डन को क्या लिखेंगे, WACB। इस पाथ में क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, यहाँ पे अपना +10 होगा कि -10 होगा, आप जस्ट बताइए। सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम है, बताइए हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया, बोलिए प्लस कि माइनस। तो सिस्टम कभी भी वर्क करेगा उसके लिए हम वर्क डन क्या लिखेंगे, +30। क्लियर है बात, याद आ रहा होगा, आपको अंदर बिठाए थे सिस्टम के अंदर, अब आप अंदर से बाहर पिस्टन की तरफ धक्का दोगे तो आपका वर्क डन पॉजिटिव ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब बोला जा रहा है इफ पाथ ADB यूज्ड, ये तो आपको पता चल गया, बोल रहा अगर पाथ ADB यूज किया जाए तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वर्क डन इन ADB पाथ आपका आ रहा है +10 जूल। आपको ये बताना है कि बताओ द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, आपको डेल्टा Q ADB बताना है। क्या आपको कुछ हिंट लग रहा है कैसे करना है, हिंट कुछ समझ आया? बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान से कि भाई जब डेल्टा Q ACB WACB दिया है तो आप क्या डेल्टा U ACB नहीं निकाल सकते, ABC बोल सकते ना, ACB ABC।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर एक रफ डायग्राम इनका बना है तो हमारा कुछ रफ डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से कि ए डी बी है, ए पॉइंट यहाँ पे, ए सी बी है, एक है ए सी बी, तो ए सी बी ये बना देते हैं, ए डी बी ये बना देते हैं, रफ डायग्राम ए सी बी और ए डी बी। अब आपके दिमाग में क्या एक चीज हिंट कर रहा है? रफ डायग्राम में ज़्यादा उसको वो मत करिएगा कि सर पीवी ग्राफ है, और भाई कोई सा भी हो, हमको उसका मतलब नहीं। आप मुझे क्या एक चीज बता सकते हो कि दोनों के केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू ए सी बी, देखो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू ए सी बी बराबर होगा डेल्टा यू ए सी बी प्लस डब्ल्यू ए सी बी, और यहां से एक लाइन और लिखूं, डेल्टा क्यू ए डी बी बराबर डेल्टा यू ए डी बी प्लस में डब्ल्यू ए डी बी। क्या ये हो सकता है? अब आप मुझे बताओ, क्या डेल्टा यू ए सी बी और डेल्टा यू ए डी बी क्या बराबर नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर है। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, और जैसे ही माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिलेगा डेल्टा क्यू ए सी बी माइनस डेल्टा क्यू ए डी बी बराबर डब्ल्यू ए सी बी माइनस डब्ल्यू ए डी बी। क्या अब आपको सब कुछ नहीं दिया गया है? डेल्टा क्यू ए सी बी आपको प्लस 60 जूल दिया गया है, माइनस डेल्टा क्यू ए डी बी निकालना है, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सी बी कितना है, प्लस 30 जूल है, माइनस ये कितना है, प्लस 10 जूल है। क्या आप सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकते कि भाई माइनस में डेल्टा क्यू ए डी बी आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 30 में से 10 गया तो आपका हो जाएगा 20, यानी प्लस 20 और माइनस 60, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस में डेल्टा क्यू ए डी बी बराबर में माइनस में 40 जूल, और माइनस से माइनस आप कैंसिल करोगे तो डेल्टा क्यू ए डी बी क्या आपका प्लस 40 जूल आंसर नहीं आ रहा है? क्या आपको इस सवाल को पढ़ के ये चीज हिंट नहीं लगी थी? लगनी चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, आपने एग्जाम का सवाल कर लिया। अब इसमें आप खुद सोचो, आपको ऐसी कौन सी चीजें जो हमने नहीं पढ़ाई थी। रही बात सोचने की, तो आप तभी सोच पाओगे जब आप ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस करके जाओगे। भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ आ रही बात? तो आप नोट करिए इस सवाल को, और ऐसे ही ढेर सारे सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके सवाल नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, आप इस सवाल को ट्राई करिए। ये आपका एग्जाम मेन 2017 का PYQ है, सॉल्व करिए इस सवाल को, बढ़िया सवाल है। सवाल थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगेन ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है सवाल, आप गलती कर जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलती कर जाओगे। ऑप्शन इन्होंने दे के रखा तो शायद आप गलती ना करो। ऑप्शन वाइज से गलती नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये आपका इंटीजर टाइप हो सकता था तो गलती करते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सवाल अब इंटीजर में आ गया तो आप गलती पक्का करके आओगे। रीजन बीइंग, देखो मैं सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूँ। द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। एक आपके पास ओपन रूम है, उस ओपन रूम का जो वॉल्यूम है वो आपका 30 मीटर क्यूब है, ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। भाई धूप पड़ने की वजह से जो आपका कमरा था वो 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रूम रिमेन्स। अब रूम का जो प्रेशर था वो पहले जितना था उतना भी अभी है, वो ये कह रहा है। इफ Ni एंड NF, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, Ni एंड NF आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट दे आर नॉट नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन द रूम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, देन NF माइनस Ni विल बी। पहला कॉमन सेंस का वाला। अब रूम अगर खुला हुआ है तो क्या होगा? रूम खुला हुआ है तो क्या हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। फिर आपको इंटरप्रेट करते हैं। पहली चीज, अगर रूम खुला है तो आपका वॉल्यूम, देखो पहले तो एक कमरा है तो कमरे का वॉल्यूम भाई कांस्टेंट रहेगा 30 मीटर क्यूब, ठीक है। और PV बराबर NRT में हम कमरे का ही वॉल्यूम लेते हैं तो अपना जो रहेगा 30 मीटर क्यूब रहेगा, ठीक ठीक ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अपना कांस्टेंट है तो अपना PV तो कांस्टेंट है, सब टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अच्छा, टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे। याद आ रहा है कुछ? अवोगाद्रोस लॉ कौन सा लॉ था? गैलुसैक था क्या? भूल गया मैं खुद ही। अवोगाद्रोस लॉ तो नंबर ऑफ वॉल्यूम वाला था, हाँ तो गैलुसैक है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ गैलुसैक है। तो अब आपको खुद पता है कि नंबर ऑफ मोल्स PV बराबर NRT होता है। नंबर ऑफ मोल्स और T दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ना समझ में तो कर लेना। चलो ध्यान से करते हैं।
अगर हम बात करें इनिशियली आपका कमरा था, मैं कमरा बनाऊं कि ना बनाऊं, चलो मान लेते हैं इनिशियली आपके पास एक रूम था, रूम में आपने कुछ गैस भर के रखी थी, ये कमरा है आपका, ये ओपन है, ऐसे डॉट मतलब ओपन कमरा है। इस कमरे में कुछ प्रेशर था जो कि आपका PATM था। कमरे का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब बाई था, बड़ा नहीं है ना तो घटा है। इसमें आपने कुछ गैस डाली थी, कितनी डाली थी, Ni डाली थी, किस टेम्परेचर पे, 17 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे क्या करना, केल्विन में कर लेना, तो 70 प्लस 273 सॉल्व करेंगे आएगा 290। यहाँ पे गलती हो सकती है, आपको केल्विन में रखना है, ठीक। जब टेम्परेचर बढ़ गया भाई, इसी कमरे का जब टेम्परेचर बढ़ गया 17 से 27 हो गया, यानी 290 केल्विन से 300 केल्विन हो गया है, तब प्रेशर तो उतना ही रहा, वॉल्यूम भी उतना ही रहा, नंबर ऑफ मोल्स जो पहले Ni थे वो बदल गए NF हो गए, और जो टेम्परेचर था वो पहले कितना था, टेम्परेचर 290 था, अब 300 केल्विन हो गया। क्या करेंगे, अप्रोच कौन सी लगाएंगे भाई, आइडियल गैस इक्वेशन अपने पास वही ही है। तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, P इनिशियल वाले कंडीशन में PATM यहाँ पे भी रहेगा, देखो P जो यहाँ पे है वही V यहाँ पे है, तो PV बराबर NiRTi, ये हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। और यहाँ पे अगर लगाएंगे तो PV बराबर आपका हो जाएगा, आपसे NF पूछा है, NF माइनस Ni पूछा है, घटा उठा लेंगे और क्या करेंगे, हम सोचे कैंसिल आउट कर देते, नहीं होगा, मर्दबा नहीं हो रहा है। चलो PV बराबर हो जाएगा NFR इंटू T, F हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, रेशियो निकालने का तरीका कुछ नहीं है। अब एक काम करें यहाँ से Ni निकाल लेते हैं, तो यहाँ से Ni आपका कितना हो जाएगा, PV अपॉन में RTi, और यहाँ से NF आपका हो जाएगा PV अपॉन में RTF। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। अब NF माइनस Ni मत करना, क्योंकि अभी ये नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में Na। तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स को कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Ni में लिख रहा हूँ, अपॉन Na होता, तो PV अपॉन में RTi होता, बोलिए होता कि नहीं होता। ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टर्न किया है, मतलब कन्वर्ट किया है, तो ये NF अपॉन में Na। सवाल में जो स्मॉल Ni है वो ये रहा, सवाल में जो स्मॉल NF है वो ये रहा, आपसे ये पूछा है, ये हो जाएगा PV अपॉन में RTF। अब हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ मिल चुका है, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो इनमें से इसमें घटाना है, देखो NF माइनस Ni, ध्यान से देखो, ये बराबर करना है, NF की जगह पे ये लिखना है PV Na, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में RTF माइनस में PV Na अपॉन में RTi, यही तो होगा ठीक है। PV Na बाई R कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा PV Na बाई R कांस्टेंट है, यहाँ भी मिल रहा है 1/TF माइनस 1/TI, ठीक। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, R भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कुछ भी R भी कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनो, अब एनालिसिस से बाद में कर लेंगे। प्रेशर कितना है, 10 की पावर 5 है, वॉल्यूम कितना है, 30 है, Na अवोगाद्रो नंबर 6 पॉइंट, चलो 6 रख लेते ना, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में R मतलब 8.314, ये है, तो हो जाएगा 1/300 माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या होगा, Ti माइनस TF, ये तो होगा, तो Ti कितना है 290 माइनस TF 300 अपॉन में 290 इंटू 300, क्लियर। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने के पहले आप इस ब्रैकेट को ध्यान दो, तो भाई ये निगेटिव आ रहा है। अब निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की एनर्जी बढ़ेगी, और जगह आपने छोड़ दी तो गैस भाग जाएगी।
तो obvious सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई गर्मी बढ़ेगी तो लोग भागेंगे, और जब भागेंगे तो जितने पहले थे उतने तो अब नहीं रहेंगे ना, इसलिए आपका NF माइनस NI निगेटिव आएगा, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, दोनों में से एक बचेगा। अब सॉल्व करके निकालना है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, चलो लेकिन कर देता हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा 10⁵, कर लेना यार, मैं नहीं करूँगा, कर लेंगे। देखो अगर ये आ जाएगा 10 माइनस 10, ये कैंसिल आउट करोगे तो जाएगा 29 गुड़े ये जो भी है यार, कर लेना। अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका आंसर आपका ये वाला आता है, मुझे तो याद है, लेकिन अगर मैं कुछ हिंट वगैरह करूँ तो क्या हो सकता है। अब एक अप्रॉक्सीमेशन लेके कर सकते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेशन लेके, है ना। कैलकुलेटर आपके पास है वो आप कर सकते हो, है ना, मेरा कैलकुलेटर बिजी है वरना मैं कर देता। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कुछ लेके करोगे तो आपका आंसर आएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, आपका आंसर आएगा -2.5 × 10⁵25। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मैंने आंसर पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे अपना माथा पच्चे नहीं करूँगा। तो वीडियो को पॉज करके सवाल नोट कर लीजिए, और जहाँ तक कुछ ना समझ में आए हो तो भी एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिए, ठीक है, नोट करिए। आपके सामने अगला सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, ट्राई करिए। अगर ये सवाल तुमसे नहीं हुआ तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना छोड़ देना, पहले बता रहा हूँ, तुमसे ना हो पाएगा, ये लाइन बोलूँगा मैं। अगर ये सवाल तुमसे ना हुआ तो जाके बढ़िया से रिवाइज करो। बोल रहे हैं रिजिड डायटोमिक गैस है, अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस है एट टेम्परेचर फला, रिलेशन बिटवीन। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन आपको पता होगा, पहला रिलेशन क्या पढ़ाया था आपको, PV की पावर गामा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक। दूसरा रिलेशन क्या पढ़ाए थे, TV की पावर गामा -1 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ। अब इनमें कौन से यूज करें भाई, ऊपर वाला तो यूज नहीं करेंगे, नीचे वाला यूज कर लेंगे, TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ठीक। अब यूज कर लो। अरे यार बड़ा आसान है, TV की x से रिलेट कर दो, दिया है ना कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो ज़्यादा दिमाग कहीं लगाऊं इसमें मैं, सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपको पता है कि TV गामा -1 ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान समझो, डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक का गामा कितना होता है, डाइएटॉमिक का गामा, तो ध्यान से सुनो, डाइएटॉमिक यानी रिजिड बोल के रखा है, रिजिड, तो नॉन रिजिड होता तो 7 होता, रिजिड है तो 5 होगा, तो F बराबर क्या होता है 5, और तो CV बराबर क्या हो जाता है इसका 5R/2, और CP बराबर क्या होता है 7R/2। आपका गामा कितना होता है 7/5। सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे क्या है आपका गामा -1 है, x बराबर क्या हो जाएगा गामा यानी 7/5 -1, और जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2/5। बोलो बताओ, क्लियर, 2/5, डन। आसान सवाल था कि नहीं था। देखो भाई आपके एग्जाम का सवाल है, हमने आसान नहीं बनाया, उन्होंने आसान बना लिया। तो कभी भाई आपका देखो, जैसे इस बार का पेपर काफ़ी आसान आया है, तो वैसे आपका ये भी आते हैं, मतलब आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सवाल नोट करिए। चलिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, एक नए टाइप का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सवाल है, आप इस सवाल को एक बार देखिए, पढ़िए। बोल रहे हैं इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ डाइएटॉमिक गैस बिकम्स 32 टाइम्स, यानी एक आपके पास गैस थी, उसका डाइएटॉमिक थी वो, उसका जो डेंसिटी है वो 32 टाइम्स हो गया इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जितनी डेंसिटी पहले थी अब उसकी डेंसिटी उससे 32 गुना बढ़ चुकी है। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर के कंपैरिजन में जो फाइनल प्रेशर था वो कितना था, n टाइम्स था। द वैल्यू ऑफ n, आपसे n की वैल्यू पूछा है। अब सर हमने तो प्रेशर एडियाबेटिक में PV की पावर गामा = कांस्टेंट पढ़ा है। सर हमने तो डेंसिटी का कोई रिलेशन ही नहीं पढ़ा है। पढ़े नहीं हो ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन समझ तो सकते हो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, वो तो समझ सकते हो। देखो अगर नहीं समझ आ रहा ध्यान से समझो भाई, अगर आपसे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सवाल में कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस, यानी जो उसकी फाइनल डेंसिटी ρF = आपका ρI × 32 है। क्लियर है बात, यानी जो फाइनल डेंसिटी है वो इनिशियल डेंसिटी का 32 टाइम्स हो चुका है।
आप क्या ये चीज़ नहीं लिख सकते हो कि भाई डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम चेंज हो सकता है पर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मास m/v फाइनल अपॉन में m/v इनिशियल इंटू 32 हो जाएगा। क्या आप ये चीज़ लिख सकते थे? अब आपको यहाँ पे m से m कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा। सर m इधर m फाइनल नहीं लिख सकते, खुद सोचो, क्या मास चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा ना, तो आपका m/f ये हो जाएगा, ये चीज़ हमने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखो v इनिशियल अपॉन में v फाइनल बराबर में 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे v इनिशियल v फाइनल ये हो गया। आपको क्या एक चीज़ नहीं दिख रही है कि v इनिशियल बराबर है 32 टाइम्स ऑफ v फाइनल के। आपको डेंसिटी में रिलेशन दिया गया था, आपने डेंसिटी से वॉल्यूम का रिलेशन निकाला, क्या वो चीज़ यहाँ पे पुट नहीं कर सकते कि p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू p फाइनल v फाइनल की पावर गामा। एक काम करो, v इनिशियल ये देखो, इसको इधर भेज दो, p फाइनल अपॉन में p इनिशियल बराबर हो जाएगा v इनिशियल अपॉन में v फाइनल इसकी पावर गामा, और डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस का गामा अभी हमने निकाला था 7/5 होता है, तो यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी 32, पुट करो, तो p फाइनल अपॉन में p इनिशियल इज इक्वल टू ये आपका n की वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो आपका n होगा। क्लियर है बात? 32 की पावर, भाई डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस का गामा क्या होता है 7/5 होता है। अब ये क्या है 2 2 4 2 4 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 2 की पावर 5 लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे ये p फाइनल अपॉन में p इनिशियल जो लिखा है ये लिखा है 2 की पावर 5 इंटू, अब वही करना है 7/5, अरे यार पावर में करना है 2 की पावर 5 इंटू 7/5 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p फाइनल अपॉन में p इनिशियल बराबर 2 की पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो आपका हो रहा है p फाइनल बराबर 128 टाइम्स ऑफ p इनिशियल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का n टाइम्स है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 128, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ मुझे पता है कि ये वाला थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम है, मतलब ठीक है यार वो ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझे ढंग से दिख रहा था तो मैंने यूज़ कर लिया, और ऊपर से कंजूसी कर ली हमने खुद ही, है ना। चलिए आज इतने ही सवालों की बात करते हैं। देखो अभी सवालों का डिस्कशन खत्म नहीं हो, कुछ सवाल बच गए जो मैं लेके आया हुआ था, ठीक है, लेकिन टाइम हो चुका है, मतलब मेरा टाइम हो चुका है, बड़ी देर से बना रहा हूँ यार, है ना। तुम्हारा टाइम हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा टाइम हो चुका है, बड़ी देर से बनाया जा रहा है ना, मेरा पैर वगैरह थक चुके हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके उसके साथ कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।